आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम ही आतंक का दूसरा नाम बन गया था, इलियास कश्मीरी। उसकी कहानी को समझना आज के दौर के आतंकवाद को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, एक मजेदार बात, फिल्मों में एक मशहूर किरदार है मेजर इकबाल। लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन उस किरदार के पीछे की असली प्रेरणा, हाँ, यही इलियास कश्मीरी था। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक आम सा दिखने वाला इंसान कैसे दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी बन गया? मतलब उसामा बिन लादेन के बाद इसी का नाम लिया जाता था। तो चलिए इसी सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। उसकी कहानी को समझने के लिए सीधे चलते हैं उसकी क्रूरता के एक ऐसे किस्से पर, एक ऐसा वाकया जिसने उसे दुनिया भर के खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। तारीख थी 27 फरवरी साल 2000। जगह थी जम्मू कश्मीर का राजौरी सेक्टर। कड़ाके की ठंड और रात का अंधेरा, और तभी सीमा पार से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। निशाना कौन था? भारतीय सेना की 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री की एक पोस्ट, और इस बेरहम हमले को लीड कर रहा था खुद इलियास कश्मीरी। और देखिए उनकी चालाकी, वो पाकिस्तानी सेना की एलीट एसएसजी कमांडो की वर्दी पहनकर आए थे धोखा देने के लिए। कश्मीरी और उसके करीब 25 आतंकी अंधेरे और मोर्टार की फायरिंग की आड़ में पोस्ट पर धावा बोल देते हैं, और वहां सिपाही भाऊ साहेब टालेकर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। कश्मीरी ने सिपाही तालेकर का सिर कलम कर दिया और उसे एक ट्रॉफी की तरह पाकिस्तान ले गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसने वो सिर किसे तोहफे में दिया? सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को। और जवाब में मुशर्रफ ने क्या कहा? तुमने आज मुल्क का सीना चौड़ा कर दिया है इलियास, हम ये तोहफा हमेशा याद रखेंगे। इसी एक पल ने यह साफ कर दिया था कि कश्मीरी सिर्फ एक आतंकी नहीं, बल्कि पाकिस्तान का एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एसेट था। लेकिन कोई इंसान इतनी हैवानियत पर कैसे उतर सकता है? आखिर ये राक्षस बना कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को टटोलते हैं। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 1964 में। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पैदा हुआ। शुरुआत में तो यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशंस की पढ़ाई कर रहा था, सब नॉर्मल था। लेकिन फिर 80 के दशक के बीच में उसने पढ़ाई छोड़ दी और कराची के एक कट्टरपंथी मदरसे में चला गया, और बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। पाकिस्तान की आईएसआई की नज़र उस पर पड़ी, उसे भर्ती किया गया और फिर उसे एलीट एसएसजी कमांडो के साथ ट्रेनिंग दी गई। असली भट्टी में तो वो तपा सोवियत अफगान युद्ध में। आईएसआई ने उसे वहां एक खास काम दिया था, अफगान मुजाहिदीन को खतरनाक विस्फोटक बनाना सिखाना। वहीं युद्ध के मैदान में एक धमाके में उसने अपनी एक आंख और एक उंगली गंवा दी। लेकिन इस हादसे ने उसे कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा कठोर और निडर बना दिया। अब जब अफगानिस्तान से सोवियत सेना वापस चली गई, तो पाकिस्तान के पास एक तैयार हथियार था, और उन्होंने इस हथियार का मुंह सीधा कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। कश्मीर में उसने अपनी खुद की एक यूनिट बनाई। नाम था ब्रिगेड 313। ये कोई मामूली आतंकी गुट नहीं था, ये एक बेहद खूंखार और सीक्रेट यूनिट थी। इसका रुतबा इतना था कि दूसरे आतंकी गुटों के लड़ाकों को भी इसमें शामिल होने के लिए मुश्किल फिजिकल और मेंटल टेस्ट पास करने पड़ते थे। और उसकी नज़रें सिर्फ कश्मीर पर नहीं थीं, वो बड़ा खेल खेलना चाहता था। 1994 में उसने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन अल हदीद। मकसद था आतंकी मसूद अजहर को छुड़ाना। इसके लिए उसने दिल्ली से 4 विदेशी टूरिस्ट्स को किडनैप कर लिया। पुलिस ने सहारनपुर में उनके ठिकाने पर रेड मारी, बंदूकों को तो बचा लिया, लेकिन कश्मीरी हमेशा की तरह अपनी चालाकी से वहां से भी निकल भागा। पर कब तक बचता? 1995 में आखिरकार वो भारत में पकड़ा गया। उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया। सबको लगा कहानी खत्म, लेकिन 2 साल बाद वो वहां से भी भाग निकला। सोचिए, एक हाई सिक्योरिटी जेल से फरार। इस एक कारनामे ने उसे जिहादियों की दुनिया में एक लेजेंड बना दिया। और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो पल जब एक देश का बनाया हुआ हथियार उसी देश के खिलाफ हो जाता है, जब बनाया हुआ राक्षस अपने बनाने वाले पर ही हमला कर देता है। ये सब हुआ 2007 में, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद की घेराबंदी के बाद। ये वो टर्निंग पॉइंट था।
इससे पहले वो आईएसआई का एक एसेट था जो कश्मीर और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की प्रॉक्सी जंग लड़ रहा था। लेकिन इस घटना के बाद वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने खुलेआम पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। वैसे सच तो ये है कि ये बगावत अंदर ही अंदर पहले से पक रही थी। ये मामला पर्सनल था। वो 2003 में ही अपने पुराने आका जनरल मुशर्रफ की हत्या की कोशिश कर चुका था। लाल मस्जिद वाले वाक़े ने तो बस उस सुलगती हुई चिंगारी को आग बना दिया। तो जब पाकिस्तान से सारे रिश्ते टूट गए तो उसने एक नया घर ढूंढ लिया। वो सीधा अल-कायदा में शामिल हो गया और इसके साथ ही आतंक का एक बिल्कुल नया और ज्यादा खतरनाक दौर शुरू हुआ। अल-कायदा का ग्लोबल कमांडर बनते ही उसकी पहुंच पूरी दुनिया में हो गई। जरा देखिए उसकी करतूतों की लिस्ट। 26/11 मुंबई हमलों का वो एक मास्टरमाइंड था। डेविड हेडली को वही हैंडल कर रहा था। 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी में जो बम धमाका हुआ, उसके पीछे भी वही था। अफगानिस्तान में CIA के कैंप चैपमेंट पर जो जानलेवा हमला हुआ, उसका प्लान भी उसी का था। और तो और, उसने अपने पुराने आकाओं को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान की सेना के GHQ और ISI हेडक्वार्टर पर भी हमले करवाए। उसकी क्रूरता का लेवल क्या था वो इस एक बात से समझ आता है। डेनमार्क के अखबार पर हमले का जो मिकी माउस प्रोजेक्ट था, उसके लिए उसने अपने लड़ाकों को क्या निर्देश दिए थे, सुनिए। उनके सर काट दो और उनके खून से सने सिरों को खिड़की से बाहर गली में फेंक दो। वो सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो दुनिया में खौफ फैलाना चाहता था। अब शुरू होता है इस कहानी का आखिरी चैप्टर। एक ऐसे भूत का शिकार जिसे खत्म करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां एक साथ आ गईं। अगस्त 2010 में अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर उसके सिर पर इनाम रखा। कितना? $50 लाख, $5 मिलियन। अब वो अमेरिका के लिए एक टॉप टियर ग्लोबल टारगेट था। पर एक भूत को पकड़ना आसान नहीं होता। इसके लिए एक जबरदस्त प्लान बना। CIA ने 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शुरू की। आसमान से सैटेलाइट्स लगातार उस पर नजर रख रहे थे। और सबसे जरूरी, जमीन पर मौजूद ISI के मुखबिरों ने उसकी लोकेशन के बारे में अहम खुफिया जानकारी देनी शुरू कर दी। और फिर वो दिन आया, 3 जून 2011। उसामा बिन लादेन की मौत के ठीक 1 महीने बाद दक्षिण वजीरिस्तान में एक सेब के बाग में उसका ठिकाना था। एक अमेरिकी ड्रोन ने 4 हेलफायर मिसाइलें दागी और उस एक हमले ने इस लंबे शिकार का अंत कर दिया। इलियास कश्मीरी की कहानी खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। जब कोई देश अपने मतलब के लिए एक राक्षस को बनाता है, उसे पालता पोसता है, तो क्या वो सच में कभी उसे काबू में रख सकता है, या फिर वो राक्षस एक दिन पलटकर अपने बनाने वाले को ही निगल जाता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।